बातें बंद करिएगा। क्या था भाई? वंशागति का आणविक आधार। बातें बंद करिएगा। ऑलरेडी पता है, पिछला चैप्टर आप भी पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं, भूल चुके होंगे आप भी और हम भी। तो शांति से, तो वंशागति का आणविक आधार देखने वाले हैं। इसका मतलब कि भाई हमें जो वंशागति, इसलिए पिछले चैप्टर में जो आपने वंशागति कराई है, इसके पीछे के जो अणु होंगे उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, आखिर ये वंशागति हुई तो हुई कैसे? और वंशागति का सीधा सीधा मतलब क्या था कि कोई एक पीढ़ी है F1, यहां से लक्षण कहां चले जाएंगे? F2 में, यानी कि उसके अगले पीढ़ी में ये लक्षण देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिल रहे हैं? तो हमें इतना तो पता है कि भाई कौन लेकर के जा रहा है? डीएनए लेकर के जा रहा है। ठीक है, यानी कि माता पिता हैं, माता पिता से आप तक कोई लक्षण पहुंचते हैं तो रीजन है कि माता पिता के डीएनए से ही हमारा निर्माण हुआ है या फिर हमारा जन्म हुआ है। तो माता पिता के डीएनए आप तक पहुंचे हैं, इसका मतलब कि माता पिता के लक्षण जो है डीएनए के साथ कहां पहुंचे? आप तक पहुंचे। बात समझ में आई? ये बात हमने देखी है। अब उससे भी ज्यादा डिटेल होगा यहाँ पे कि आखिर वास्तविक में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर पढ़ना किसको है हमें? तो डीएनए और आरएनए, इन दोनों को। हालांकि आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? डीएनए। आरएनए जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि माता पिता से हम तक क्या पहुंचते हैं? डीएनए पहुंचते हैं। वो डीएनए हमारे अंदर रहकर क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे जीव तो नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जहां पर आरएनए वंशागति दिखाता है। अब वो आरएनए वंशागति कहां पे दिखाता है? तो वायरस में। बात समझे? क्या कहीं पर हमने रेट्रो वायरस पढ़ा था क्या? रेट्रो वायरस अगर आपको याद होगा, ये वर्ड रेट्रो वायरस याद है? किसको कहते हैं रेट्रो वायरस? बिल्कुल, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या हो? आरएनए हो, ऐसे वायरस को क्या कहते हैं हम लोग? रेट्रो वायरस। सोचो कि नॉर्मली वायरस कैसे होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी कि वायरस के बाहर की संरचना एक प्रोटीन है और अंदर या तो आरएनए मिल सकता है एक धागा का, या तो डीएनए मिल सकता है दो धागा का। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों धागा वाला मिला, यानी कि क्या मिल रहा है? अंदर डीएनए मिल रहा है, तब तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक सामान्य वायरस है। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि अंदर डीएनए नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आरएनए मिल रहा है। तो आरएनए मिल रहा है, तो अब ये क्या कहलाएगा बच्चा? रेट्रो वायरस। सोचो कि अगर मैंने कहा इसमें आरएनए मिल रहा है, तो इसकी अगली पीढ़ी जो आएगी वो किसके साथ आएगी? आरएनए के साथ आएगी। तो वंशागति किसने दिखाया? आरएनए ने दिखाया। और यदि यहां पर मैंने कहा कि डीएनए है, तो इसकी अगली पीढ़ी जो आएगी वो क्या लेकर के आएगी? डीएनए लेकर के आएगी, है ना? तो वंशागति यदि आरएनए दिखा रहा है ना, तो किसमें दिखाएगा? केवल और केवल वायरस में। ठीक है, और वायरस को किसी जीव में नहीं रखते हैं हम लोग। वायरस किसी जीव की श्रेणी में नहीं रखने के पीछे का कारण पता है सभी को? कि वायरस बच्चा क्या होता है कि ना तो ये निर्जीव होता है वास्तविक रूप से, और ना ही ये सजीव होता है वास्तविक रूप से। हाँ, ये जिस सतह पर रहेगा वैसा व्यवहार करेगा। अगर ये एक वायरस है और मैं सजीव हूं, और यदि मेरे संपर्क में है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? सजीव के जैसा। और यही चीज, यही वायरस यदि इस बोर्ड पे चला जाए, तो बोर्ड कैसा है? निर्जीव है ना, तो ये किसके जैसा कार्य करेगा? निर्जीव के जैसा। मतलब कि बिन पेनी का लोटा है ना, जब मन किया वैसा काम कर रहा है, जब मन किया तो सजीव बन गया, जब मन किया तो निर्जीव बन गया। इसी कारण से वायरस को किसी जीव में नहीं रखते हम लोग। चलिए, अब कुल मिला जुला के बात कर रहे हैं क्या हम लोग की वंशागति जो है देखना है हमें, लेकिन किस स्तर पे देखना है बच्चा? अणु के स्तर पर। ठीक है, अब तक देखो क्या क्या बात आपने जानी है कि हमारे अंदर क्या है? गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र को दिखाना होता है तो हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, है ना? उसके बाद हमने कहा कि भाई ये जो गुणसूत्र है ये बना है किसका? डीएनए का। या तो एक और नाम याद है आप लोग को? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड या डीएनए का मतलब क्या था? इसका एक और नाम है क्या? अर्ध गुणसूत्र। यानी कि अगर मैं इस गुणसूत्र को क्या कर दूं? आधा कर दूं, तो क्या कहलाएगा? डीएनए कहलाएगा, क्रोमैटिड या तो अर्ध गुणसूत्र।
इसके दोनों सिरों को अलग कर देना, एक ये वाला और एक ये दूसरा वाला, हो गए दोनों अलग अलग। अभी तक कैसे थे भाई, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे और कैसी आकृति बना रहे थे, एक्स। अब ये एक्स की आकृति हटा दी आपने, इनको विकृत कर दिया, तो दोनों इसके धागे अलग अलग हो गए, दोनों रज्जुएं अलग हो गई। तो ये संरचना जब अलग अलग हो जाएगी तो क्या कहते हैं, क्रोमैटिड, डीएनए या तो अर्ध गुणसूत्र कह देते हैं। अब इससे और यदि हम छोटे में चले, गुणसूत्र बड़ा था, इससे छोटे पे गए तो क्या मिला, डीएनए या तो क्रोमैटिड। इसको यदि और छोटे स्तर पे देखोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, अंदर जीन मिलेगा। ठीक है, वो जीन क्या होगा, तो डीएनए का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, हमारा जीन कहलाता है। ये बात जानते हैं। अब इसके बाद ना और डिटेल्स जाने हमें इसमें जानने के लिए। देखिए, हमें पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। जहां ना समझ में आए ना बच्चा बताइएगा, नहीं तो आगे निकलेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की बात लास्ट क्लास में भी की थी कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं। सबसे पहला डीएनए और दूसरा उसके बाद आरएनए। ये स्क्रीन में है ना कि कट रहा है, देखो तो है ना बराबर। ठीक है, चलो, तो डीएनए है और दूसरा हमारे पास आरएनए है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है कि आरएनए? दोनों है। ठीक है, हमारे अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है। जब बात आएगी कि वंशागति कौन दिखाएगा, तो डीएनए दिखाएगा, हमारे अंदर आरएनए वंशागति नहीं दिखाता। ठीक है, अब ये दोनों के नाम जरा पढ़ो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। यहां भी क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। अब बस एक कॉमन सी बात याद रखना कि ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ मिलाया जाता है तो बनता है या तो हमारा डीएनए या तो बनता है आरएनए। कैसे बनेगा वो देखेंगे हम लोग। अभी तक क्या जाना कि सबसे बड़ा गुणसूत्र, गुणसूत्र को यदि छोटे स्तर पे देखा तो क्या बना, क्रोमैटिड या डीएनए या तो अर्ध गुणसूत्र। जब उसको छोटे स्तर पे देखा तो क्या मिला, जीन। और जब जीन को भी छोटे स्तर पे देखोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। बात समझ में आया। और जब इस न्यूक्लियोटाइड को भी हम और छोटे स्तर पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों से मिलकर के बना है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन। यानी कि सबसे, मतलब कि आपके गुणसूत्र में कह लो या डीएनए में कह लो कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है। बात समझ में आया, सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है जीन, बहुत सारे जीन से मिलकर के बना है डीएनए। और जब डीएनए के दो धागे मिलते हैं तो क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। बात समझ में आया। इस तरीके से हमें बस इन्हीं बातों को समझना है। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे खत्म भी किया था, फिर से बताता है। एक एक करके पढ़ने वाले हैं, फॉस्फेट को, शुगर को और नाइट्रोजन क्षार। फॉस्फेट के बारे में सिंपल सा लॉजिक है। ये जो फॉस्फेट होता है डीएनए में हो या आरएनए में हो, उस फॉस्फेट को नाम देते हैं बच्चा हम लोग ऑर्थोफॉस्फेट। हिंदी में भी कहते हैं इसको ऑर्थोफॉस्फेट। और इस ऑर्थोफॉस्फेट का जो केमिकल इक्वेशन होता है वो होता है H3PO4। और याद रखिएगा इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक, बातें नहीं। फॉस्फेट के लिए ऑर्थोफॉस्फेट है, उसके बाद इसका केमिकल इक्वेशन H3PO4, चार्ज कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, शुगर की बात करेंगे हम लोग तो पता चला था, अगर डीएनए की बात करें तो पहले शुरुआत किया था डीएनए से, तो अगर शुगर की बात करेंगे तो कौन सा शुगर मिलता है यहाँ पे, पेंटोज शुगर, C5H10O5। फिर कुछ बात किया था हमने किसके बारे में, नाइट्रोजन क्षार के बारे में। तो पता चला कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला प्यूरिन, और दूसरा कौन, पिरिमिडीन।
या पायरिमिडीन बोलते हैं इसको, प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। ठीक, फिर ये प्यूरिन के भी कुछ प्रकार थे, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, और पायरिमिडीन के 3 प्रकार कौन कौन से थे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ये बेसिक सी चीजें हमने देखी थी। कौन कौन था जो नहीं आया था सैटरडे को? सैटरडे को नहीं आने वाले? कुछ तो हवा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा बहुत भी लग रहा है, कोई बात नहीं। देखो पढ़ने क्या जा रहे हैं, बस दिमाग में बैठाना कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लिक अम्ल। शुरू करते हैं डीएनए से, बाद में जाएंगे आरएनए पर, ठीक है। बातें नहीं, डीएनए सभी ने देखा तो नहीं होगा एक्चुअल में, लेकिन कम से कम पिक्चर तो देखा ही है सभी ने। चलिए, डीएनए के कितने धागे दिख रहे हैं बच्चा? 2। इसलिए सीधा सीधा डीएनए के लिए एक स्टेटमेंट होता है कि डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी। द्विरज्जुकी कहने का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है धागे, तो डीएनए में कितने धागे? 2 धागे, इसलिए बोलते हैं सीधा द्विरज्जुकी या तो डबल स्ट्रैंड। एक एक धागे की बात करने वाले, ध्यान दीजिएगा। ये एक धागा, फिर दूसरा धागा, और इसके बीच में क्या मिल रहे हैं? कुछ बॉन्ड मिल रहे हैं, कुछ बंध मिल रहे हैं। चल एक एक धागे की बात करोगे बच्चा तो देखो, ये धागा और ये धागा दोनों अलग अलग। ये धागा बना होगा फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार से, नाइट्रोजन बेस से। ये धागा भी बना होगा किससे? फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब फॉस्फेट कौन सा होगा? ऑर्थोफॉस्फेट। शुगर कौन सा होगा? पेंटोज। और नाइट्रोजन बेस अलग अलग आएंगे, वो देखेंगे, ठीक है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं एक एक करके ना। पहले चारों नाइट्रोजन बेस लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। हमेशा एडेनिन के सामने कौन आएगा बच्चा? थाइमिन आएगा। गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने थाइमिन के सामने एडेनिन, ठीक है। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये 2 को खाली याद रखना है आपको। ए से होता है एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन। ए के सामने हमेशा टी आएगा, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए। डन, बस। और एडेनिन और थाइमिन के बीच जो बॉन्ड बनने वाले वो बॉन्ड कौन से? डबल बॉन्ड, ठीक है। गुआनिन और साइटोसिन के सामने बनने वाले ट्रिपल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कौन से है? तो याद रखिएगा कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसके बाद ये दोनों साइड जुड़े होते हैं बच्चा किससे? शुगर से। यानी कि यहां भी शुगर, यहां भी शुगर, चारों तरफ शुगर ही शुगर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये शुगर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं किससे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, है ना। देखो दिख रहा है? क्या हो गया जी? उल्टा बोले तो कैसे हो सकता है? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक तो है। इधर वाला हाँ, फॉस्फेट, शुगर। धागा बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा ना। हम तो बस धागे की बात कर रहे थे ना कि ये धागा किसका बना होगा।
जैसे आपको समझना है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो बाबू, क्या बात कर रहे थे हम लोग न्यूक्लियोटाइड का। देखो यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है कि हम लोग की कर कार्य ये नहीं पता चलता है आपको। जब यही चीज बेसिक आपको समझ में आ जाए तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो हमें पता चलता है कि क्या बना है इसमें, न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखे थे कि एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या कहलाता है, एक न्यूक्लियोटाइड। देखो फॉस्फेट, शुगर और ये रहा नाइट्रोजन क्षार, ये कहलाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। यहां भी ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। इधर देखिए यहां भी ये फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन क्षार, फिर फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन क्षार, 2 न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो 4 न्यूक्लियोटाइड के सामने क्या मिले, 4 न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही बच्चा कि जब डीएनए बनाना होता है तो डीएनए बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन है, न्यूक्लियोटाइड। हम न्यूक्लियोटाइड रखेंगे एक, उसके विपरीत उसका पूरक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। यहां रखेंगे दूसरा तो उसके विपरीत क्या आ जाएगा, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड के सामने न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा और डीएनए का धागा बनता जाएगा। ये जो दिख रहा है पूरी ये संरचना हमने लिखी है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली क्या लिखते हो, H2O, ठीक है। अब इससे भी नॉर्मल क्या लिखते हैं, जल, ठीक है, कि भाई जल है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, H2O। जब इसको और लिखना होगा केमिकल इक्वेशन में तो क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे तो ऐसा ही ना, ठीक है ना। सपोज डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड वो देखे, तो हमने क्या कर दिया, इसको केमिकल इक्वेशन में डाल दिया। तो बस ये चीज भी क्या है बच्चा, ये केमिकल इक्वेशन दिख रहा है आपको कि कैसे कैसे जुड़ी हुई है संरचना। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इस तरीके का डीएनए, ठीक है। अब और डिटेल अगर देखा तो कैसा मिल रहा है, ये इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन जब इसको हमने समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये दोनों धागे जुड़े हुए हैं बीच में, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। फिर जब हमने और इसको जूम किया और अच्छे से पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि एक एक धागे में क्या मिल रहा है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार। दूसरे धागे में भी क्या मिल रहा है, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन क्षार। और जब 2 नाइट्रोजन क्षार नजदीक में आ रहा है तो वहां पे क्या बन जा रहा है, जैसे एडेनिन यहाँ पे है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, थाइमिन। आई बीच में क्या मिल जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपस में ये दोनों धागे क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से होता है क्या, हमारा डीएनए। डन, आगे बढ़े। यहां तक में कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। यहां तक की बात समझ में आई, आगे बढ़े। अच्छा लगे हाथ ना, हम लोग आरएनए का भी संरचना देखते हैं। देखो आरएनए की अगर बच्चा हम बात करेंगे ना तो देखो कैसा होगा आरएनए। फॉस्फेट, शुगर और क्या होगा, एक नाइट्रोजन क्षार। जैसे एडेनिन बातें नहीं, फिर फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार। तो अब मान लीजिए कि अगर एडेनिन लिख दिया तो क्या लिखना चाहिए, थाइमिन। लेकिन आरएनए में हमेशा याद रखिएगा कि थाइमिन की जगह पे कौन आता है, यूरासिल, ठीक है बस। तो अब हमें यहां लिखना था थाइमिन, लेकिन क्या लिख रहे हैं, यूरासिल। फिर फॉस्फेट, शुगर, ग्वानिन, फॉस्फेट, शुगर, साइटोसिन, फिर फॉस्फेट। चलो ये हो गया हमारा क्या, एक आरएनए का संरचना। क्योंकि आरएनए कैसा होता है बच्चा, एकल रज्जुकी होता है। यानी कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है, एक ही धागा होता है आरएनए में। लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो होगा ना, ये लीजिए। तो बस ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी हम आरएनए की संरचना बनाएंगे, एडेनिन तो लिखेंगे, थाइमिन की जगह पे यूरासिल लिखेंगे, उसके बाद ग्वानिन ठीक है, साइटोसिन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए कैसा होगा, एक धागा होगा आरएनए का, कुछ ऐसे, ये हो गया आरएनए। जबकि डीएनए कैसा होता है कि दोनों धागे ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। इससे पहले हमने दोनों संरचना को आपस में जोड़ के देख लिया है, ठीक है। और ये कैसा है, सिंगल, तो इसको किसी के साथ जोड़ना नहीं।
तो फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन क्षार, इसी तरीके से। लेकिन अब एक एक करके बात करें। डीएनए हमने खत्म किया। आरएनए में जो फॉस्फेट है ये वापस से कौन सा फॉस्फेट है? ऑर्थोफॉस्फेट। इसको वापस से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्थोफॉस्फेट कौन है? H3PO कैसा, माइनस की प्लस? माइनस। ठीक है। शुगर कौन सा है? पेंटोज ही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखिए, गड़बड़ा दिया ना। वो बंद रखिएगा। एक छोटा सा मिस्टेक, उसको फटाक से कवर करिएगा। यहां से ये रहा डीएनए और ये रहा आरएनए। ठीक है। डीएनए को जब हम पढ़ते हैं तो कहां से पढ़ते हैं? डीऑक्सी से पढ़ते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को कहां से पढ़ते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में हमने लिखा है शुगर को, ये भी शुगर है और ये भी शुगर। थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ। देखो, हमेशा याद रखिएगा बच्चा कि डीएनए में जो डी आ रहा है ना, ठीक है, ये डी से याद रखिएगा कि डिलीट करना है किसी को। ठीक है, किसको डिलीट करना है? एक ऑक्सीजन को डिलीट करना है। हमने सिंपल सा फॉर्मूला क्या समझाया था कि जब भी हमें लिखना होता है किसको, शुगर को लिखना होता है, तो जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन और उसके डबल में देखो C5H10O5। ठीक है, तो हमेशा शुगर को ऐसे ही लिखते हैं। अगर लिखना है हमें क्या, C4, तो क्या लिखेंगे? H8 और फिर क्या लिखेंगे? O4। तो ये कौन सा कहलाएगा? टेट्रोस शुगर कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमने क्या लिखना है भाई? पेंटोस शुगर। तो पेंटा माने 5 गो कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन से यदि हम बनाएंगे तो C5H डबल हो जाएगा 10O5। तो याद रखिएगा कि आरएनए का जो शुगर होता है, उस आरएनए में जो शुगर रहेगा उसका केमिकल इक्वेशन क्या है? C5H10O5। यही चीज मैं बात करूंगा कि यदि शुगर किसका है? डीएनए वाला यदि शुगर है तो उसमें भी वही चीज रहेगा, बस खाली एक ऑक्सीजन क्या रहेगा? कम रहेगा। इसको कैसे याद करिएगा? तो डीऑक्सी यानी कि डिलीट करना है किसको? ऑक्सी माने ऑक्सीजन को डिलीट करना है। ठीक है, यहां से सवाल बनेंगे। ये मिस्टेक हो गया था, हमने डीएनए में O5 लिख दिया था गलती से, जबकि डीएनए का जो शुगर होता है O4 होता है। खत्म? कौन सा? नहीं, तो वही चीज तो पढ़ा रहे ना काजी, एक्स्ट्रा हाँ? क्या छोड़ दिया? प्यूरिन पैरीमेडिन छोड़ा। हाँ, क्या छोड़े उसमें? क्या छोड़े? बॉन्ड। तो बॉन्ड नहीं याद है आप लोग को? चलो देखो, बॉन्ड में क्या है भाई? फॉस्फेट, शुगर, फिर नाइट्रोजन, क्षार। देखो इधर, फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, ऐसे बॉन्ड को क्या नाम देते हैं बच्चा? एस्टर बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं एस्टर बंध। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बंध मिल रहा है, तो क्या कहिएगा? एस्टर बॉन्ड। लेकिन जब भी हम डीएनए की या आरएनए की संरचना बनाते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या हम देखते हैं कि ये शुगर और नाइट्रोजन बेस तो ठीक है, लेकिन इस शुगर के साथ एक नहीं कितने फॉस्फेट जुड़े हैं? 2। ठीक है, एक को कहते हैं एस्टर बॉन्ड, और जब दोनों को कहना होगा तो क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इन दोनों को मिला के यदि हमें कहना हो तो कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या हिंदी में कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो हमेशा खत्म हो गया यहीं से बंध आपका कि फॉस्फेट शुगर के बीच का जो बंध होगा एस्टर बंध या एस्टर बॉन्ड। लेकिन एक शुगर से एक नहीं 2 फॉस्फेट जुड़े हैं, इस कारण से क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फोडाइएस्टर
तो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। खत्म हो गया यहां से पहला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच में, तो वो बॉन्ड जो शुगर और नाइट्रोजन क्षार के बीच में मिलता है इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या हिंदी में कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। बस ये को दो चीज के लिए वीडियो नहीं आएगा सर। अरे जो मिस्टेक हो गया सो हो गया, अभी आज कहीं ना मिस्टेक हो जाए हम तो पूछे रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब बोला है कि चल रहा है, ना चल रहा होगा तो पीछे वाला सब फंसेगा। नहीं उस दिन चल रहा था, वो स्पीड हो गया था पता नहीं कैसे, वीडियो ठीक था, उसमें तो ऑडियो स्पीड हो गया था। मैं यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक पढ़ा के खत्म कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आवाज कैसी आनी चाहिए ग्लाइकोसाइडिक की ना, कुछ और ही आवाज आ गया था, तो आगे पीछे हो गया था पता नहीं कैसे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं हम। इसको लिखना है ये बंद याद रख लीजिएगा कौन कौन सा, और उसके बाद जो दो नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। क्या क्या पढ़ा वो बस दिमाग में डालो, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। फ्रेडरिक मीसर ये डीएनए के खोज करता है, न्यूक्लिक अम्ल को खोजने वाले, डीएनए के नहीं न्यूक्लिक अम्ल को देखने वाले खोजने वाले कौन है, फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर, फ्रेडरिक मीसर, ये फ्रेडरिक मीसर कौन है, तो आपके न्यूक्लिक अम्ल के खोज करने वाले हैं। न्यूक्लिक अम्ल माने डीएनए और आरएनए, तो न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया, फ्रेडरिक मीसर ने। दूसरा वर्ड याद रखिएगा कि नाम इन्होंने नहीं दिया था, ये जो नाम है ना न्यूक्लिक अम्ल, ये दिया है ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने क्या दिया है, शब्द दिया है। कौन सा शब्द दिया है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कहने का मतलब न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लिक एसिड ये वर्ड किसने यूज किया था, ऑल्टमैन ने। जैसे दोनों देखो, दोनों बातें अलग अलग है। ये पेन मैंने खोजा, ठीक है, लेकिन ये नाम मैंने नहीं दिया है कि ये पेन है, तो नाम देने वाला कोई और है, खोजने वाला कोई और। तो नाम देने वाला कौन, ऑल्टमैन, और खोजने वाले कौन, फ्रेडरिक मीसर। इन सब से सवाल अच्छे खासे बनते। डन, चलिए। वैज्ञानिक का नाम काफी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चा। चलो अब आगे ध्यान दीजिएगा। बात बंद, आगे देखो। भुनाते रहती है सब, कौन बड़का विषय चिंतित विषय पे बात करती है सब। डीएनए कैसा है जी, एकल धागा की द्विधागा का, दो धागा है इसमें। प्लस आपको नहीं लगता है कि ये सांप के जैसा सर्पिलाकार है, ये 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जब आप 3D स्ट्रक्चर में देखोगे ना तो वो डीएनए कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, इसको ऐसे लपेट लो तो कुछ ऐसा दिखेगा डीएनए, ऐसे, यानी कि ये लिपटा हुआ है कि नहीं लिपटा हुआ, ठीक है। तो ये आरएनए तुमको दिख रहा है? भाई ये को धागा इधर है, ये को धागा इधर है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तुमको आरएनए कहां से दिख रहा है? चलो मोमन देखो, डबल हेलिकल, हंसते रहो बच्चा, निकल जाएगा ये भी हाथ से। ये एक स्टेटमेंट है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। इसका मतलब होता है, डबल माने दो, हेलिकल मतलब सर्पिल, ठीक है। मॉडल माने मॉडल, किसका मॉडल भाई? डीएनए का। यानी कि इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डीएनए जो होता है दो धागों का सर्पिल आकार का एक मॉडल है।
ठीक है, इसी को लिखा गया इंग्लिश में क्या, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति था जिसने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल होता है, 2 धागे का बना होता है, प्लस ये कैसा होता है, हेलिकल, यानी कि सांप के जैसे आपस में लिपटे हुए होते हैं। तो उस मॉडल को लाने वाला कोई था जिनका नाम याद रख लीजिएगा, वाटसन और क्रिक। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था किसके बारे में, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, 2 धागे का सर्पिल आकृति है, इसके बारे में किसने बताया, वाटसन और क्रिक ने बताया। चलो आगे सुनना बात को जरा। देखो इधर इधर डीएनए ऐसे, अच्छा व्यास कितने लोग समझते हैं, व्यास बोले तो डाया या डायामीटर, या तो डायामीटर कहते हैं या डाया बोल देते हैं, या हिंदी में बोलते हैं व्यास। अब व्यास का मतलब क्या होता है, देखो एक ये सर्कल है, एक वृत्त है, तो यहां से यहां की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, जिसको आपने मैथ में क्या बोला होगा, डी बोला होगा। ठीक है, उसके बाद एक केंद्र हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, तो यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोला जाता है, आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा आपने, डी/2। खैर उतना ज्यादा दूर नहीं जाना है, सीधा सीधा कि डायामीटर का मतलब क्या होता है कि भाई एक सर्कल, इस सर्कल के इस सरकमफ्रेंस पॉइंट से लेकर के दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो ये जो आपका डीएनए है ना, ये ऐसे घुमा हुआ है, क्या ऐसे इस तरीके से है ना, ठीक है, हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे घुमा हुआ है सर्पिल, एक चक्कर लगा है इसमें, तो चक्कर लगा है तो क्या इसमें भी डायामीटर होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, तो याद रखना कि डीएनए का जो डायामीटर होता है, यानी कि 2 रज्जु 2 स्ट्रैंड के बीच का व्यास, यानी कि डायामीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रन। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो डीएनए का दोनों धागा है, इस दोनों धागे के बीच का जो व्यास है इनका, वो कितना है, 20 एंगस्ट्रन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब सुनना फिर से, देखो 2 नाइट्रोजन क्षार दिखा था, क्या कर रहे हो किताब में, आराम से लिख लेना। देखो एडेनिन कह दिया, एडेनिन के सामने डबल बॉन्ड के साथ कौन आएगा, थायमीन। फिर नीचे एक दूसरा दिखा रहे हैं ग्वानिन, ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ कौन आ रहा है, साइटोसिन। ये एक नाइट्रोजन क्षार की जोड़ी हो गई, एक और नाइट्रोजन क्षार की क्या हो गई, जोड़ी। जोड़ी मतलब कि एक और एक 2 जोड़ी मिल रही है, तो ये नाइट्रोजन क्षार की जोड़ी, ये भी नाइट्रोजन क्षार की जोड़ी, इनके बीच की कुछ दूरी होगी। अब नहीं समझ में आया तो ये देखो, फॉस्फेट, शुगर, उसके बाद एडेनिन, ये हो गया हमारा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। इसके सामने दिखा देते हैं कौन आ जाएगा, थायमीन, थायमीन के साथ शुगर, फिर शुगर के साथ फॉस्फेट, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड। इसके नीचे एक और लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड, थायमीन, और उसके बाद दिखा देते हैं इधर एडेनिन। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर और एक न्यूक्लियोटाइड नीचे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक नाइट्रोजन क्षार की जोड़ी ऊपर मिल रही है, दूसरे नाइट्रोजन क्षार की जोड़ी नीचे, इनके बीच की भी कुछ दूरी होगी। ठीक है, उसी दूरी की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 2 नाइट्रोजन बेस जोड़ी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, ये होता है 34 एंगस्ट्रन। क्या हो गया, ज्यादा टेंशन मत लो, लिखो इसको, यानी बुक में है तो अंडरलाइन कर लेना।
3.4 एंगस्ट्रॉन करना पड़ेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन। और एक अंतिम बिंदु, तीसरा पॉइंट, एक लूप की दूरी, हाँ एक लूप की दूरी। अब ये लूप क्या है समझिएगा, देखो ये डीएनए ऐसे आया यहां, तो यहां से यहां तक का क्या कहलाता है, ये एक लूप कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसे घूमा फिर ऐसे आया इधर जाने के लिए, तो यहां से यहां जैसे जहां से टर्निंग ले रहा है ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या कहलाता है बाबू, एक लूप कहलाता है, ठीक है। तो एक लूप की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। इससे पहले वाले में 3.4 किया है ना, हाँ तो ये है आपका 34 एंगस्ट्रॉन, ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। बस उसी तरीके से ये कन्वर्जन है भाई, और कुछ नहीं है। हाँ टाइम हो गया, एक वो पॉइंट और बताई के छोड़ेंगे। आप ही तो कह रहे थे ना कि ओम प्रकाश सर लेट आते हैं, वे तो आई थी। चलो चलो एगो खाली वर्ड, एगो वर्ड, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है, फटाक से खत्म हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। कितने लोग को याद है ये वर्ड, हिस्टोन प्रोटीन, बताओ है क्या है हिस्टोन प्रोटीन? बिल्कुल, डीएनए जो होता है इसी प्रोटीन पर लिपटा रहता है, ठीक है। अगर हम एक लॉजिक बताए थे आपको कि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए जीव हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक की यदि कोशिका देखोगे तो यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मनुष्य की कोशिका की बात कर रहा हूं कि चलो ये मेरी कोशिका है, हम लोग कैसे हैं, यूकैरियोटिक वाले हैं, इसके केंद्रक में क्या मिलेगा, हमारा डीएनए मिलेगा, या डीएनए से पहले कहना क्या बेहतर होगा, क्या मिल रहा है, गुण सूत्र मिल रहा है। तो गुण सूत्र तो ऐसे एक आकृति के होंगे, ठीक है। जब इसको हम खोल देंगे दोनों डीएनए, दोनों गुणसूत्र के धागे को, तो कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे क्या। गुणसूत्र कितने थे, 46, 46 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 92। यानी कि 92 क्या है हमारे पास, डीएनए है, या तो 92 क्या है, अर्ध गुणसूत्र है। क्यों, क्योंकि एक गुणसूत्र बना होता है 2 अर्ध गुणसूत्र से। देखो एक ये वाला सिरा और एक ये वाला, यानी कि एक गुणसूत्र बराबर 2 अर्ध गुणसूत्र। तो यदि मैं 46 गुणसूत्र को गुणे 2 कर दूं तो क्या निकल जाएगा, 92 अर्ध गुणसूत्र। और सबको बारी बारी से ऐसे जोड़ते जाओ, एक एक को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। कितने को, 92 को। पता है कितना लंबा बनेगा, 2.2 मीटर बनेगा, यानी कि इतना लंबा डीएनए बनेगा हमारा। सोचो, जो कोशिका आप देख नहीं सकते हो, यहाँ की कोशिका दिख रही है क्या हमें, जो कोशिका नहीं दिखेगा उसका केंद्रक भी नहीं दिखेगा। और सोचो कि जो केंद्रक नहीं दिख रहा, उस केंद्रक में 2.2 मीटर लंबा धागा डाला हुआ है। ये लॉजिक बहुत पहले ही बताया है आपको कि आखिर हमारे केंद्रक में 2.2 मीटर लंबा डीएनए पड़ा कैसे है, ठीक है। उसको लपेटा गया। जैसे हम लोग पतंग उड़ाना है 5 किलोमीटर, लेकिन उस 5 किलोमीटर पतंग उड़ाने के लिए धागा भी चाहिए 5 किलोमीटर, और उतने लंबे धागे को हम छोटे से लटाई पे लपेट देते हैं। लटाई जो पतंग उड़ाने वाला होता है ना, उस पे लपेट देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं क्वाइलिंग मेथड, या तो कुंडलन विधि बोलते हैं, कुंडलन माध्यम बोलते हैं। लंबे से लंबे दूरी को हम किसी एक छोटे से स्थान पर लपेट सकते हैं। इसी तरीके से हमारा डीएनए जो होता है वो लिपटा होता है हमारे केंद्रक के अंदर। देखो ये कोशिका, ये चलो सीधा सीधा कह दिया कि ये हमारा केंद्रक है, ठीक है। इस केंद्रक के अंदर क्या पड़े हैं, 46 गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र कितने होंगे, 92। सबको यदि जोड़ते जाएंगे तो कितना डिस्टेंस बनेगा, 2.2 मीटर। अब आखिर क्या कैसे किया गया भाई, तो हमारे कोशिका के केंद्रक के अंदर मिलता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन।
इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया कौन, हिस्टोन प्रोटीन। और याद रखना कि हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज होता है पॉजिटिव का, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर और कौन मिल रहा है भाई, हमारा डीएनए। डीएनए पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, किसके कारण, ऑर्थो फॉस्फेट के कारण। तो आसानी से डीएनए पर चार्ज है नेगेटिव, इस हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज है पॉजिटिव, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। जैसे ही आकर्षित करेगा, ये डीएनए का धागा जा करके इस पे लिपटना शुरू हो जाएगा। बात समझे, इस तरीके से जा करके लिपट जाएगा और उतना लंबा डीएनए एकदम छोटे से जगह में एडजस्ट हो जाता है। देखो बढ़ा रहे हैं हम, आवाज मेरा चलना चाहिए कि आप लोग करिए। खैर लेकिन रिजल्ट आप लोग का आएगा, रिजल्ट कभी हमारा नहीं आ सकता है, समझे ना। चलो याद दिखा आपको। तो अब आप सुनो, देखो एक चीज यहां पे देखो, ये ब्लू वाला कौन है बाबू, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ने अपने ऊपर लिपटने दिया है, किसको लिपटने दिया, डीएनए को। काहे लिपटने दिया, क्योंकि कैसा चार्ज रखा है, आई कैसा रखा है, बात समझ में आया कि कैसे लिपटा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोसोम हमें समझना था, तो न्यूक्लियोसोम कौन है बाबू, तो ये एक छोटा सा इकाई क्या कहलाएगा, इसका न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस उस पर लिपटा हुआ डीएनए, इसकी छोटी सी एक इकाई, यानी कि एक हिस्टोन प्रोटीन और उस पर लिपटा हुआ डीएनए, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम से मिलकर के बना है क्या, हमारा डीएनए। डन।